सर, आप एक लंबे अरसे से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए थे। अब आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो क्या सोचकर आप राजनीति में आ रहे हैं? हक के लिए क्या हम अपना हक नहीं मान सकते? क्या हमारे लिए नहीं है? क्या ये दरबार हम क्या टिकट नहीं ले सकते? क्या हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते? आप अपना हक तो मांग सकते हैं हम। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? अभी ज्यादा में राजनीति नहीं आती, मोटा मोटा ये आता है जो भी मदरसा बोर्ड है, यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी है और तमाम मुस्लिमों के जो इदारे हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, नज़रअंदाज करा। हम जानते हैं कैसी कैसी परेशानी हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी बड़ी खानकाहें हैं भाई, बड़े मुस्लिम लीडर भी हैं वहाँ पे, तमाम लोग वो अपनी बात रख देते हैं। यहाँ तो कोई बात रखने वाला नहीं है। हम जानते हैं यहाँ नमाज कैसे होती है पहाड़ों पे। तरावियों की नमाज डिब्बे में पढ़नी पड़ती है हमें। भवाली में, भवाली की मस्जिद इतनी दूर है, एक डिब्बा बना रखा है, तरावियों की नमाज इतनी पढ़ते हैं वहाँ पे, इतनी दूर कि आवाज़ नहीं चली जाए, कोई पीट नहीं दे, उनकी कौन सुनेगा? यहाँ पे कौन बात रखेगा उनकी? इसलिए मैं आया। आप बहुत लंबे समय से दरगाह आला हज़रत से जुड़े रहे और दीनी काम करते रहे, और ये अचानक आपने राजनीति का दामन पकड़ा है, तो इसमें आपको अपने आप में कैसे बदलाव करा? देखिए साहब, मैं BA MA LLB हूँ। मैं दीनदार भी हूँ और दुनियादार भी हूँ, और वक्त और हालात के हिसाब से दीन अपनी जगह है और राजनीति भी अपनी तरह, और इस्लाम भी राजनीति से ही फैला है। ऐसा नहीं है कि खाली दीन से ही फैला हो। तो इसमें मैं समझता हूँ अगर राजनीति के जरिए मेरी कौम की सेवा हो रही है और उनकी कोई आवाज़ दूर तक पहुँच रही है तो पहुँचनी चाहिए, उनके हक हकूक़ उन्हें मिलने चाहिए। आप बरेली की विश्वविख्यात दरगाह आला हजरत खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और चुनाव मैदान में आने के बाद दरगाह से आपको किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? मैं दरगाह और मस्जिद मदरसों का मतलब कि राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद जानबूझ के नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो खुद वहाँ छोड़ के आया हूँ इन चीज़ों के लिए। वो अपना सेक्टर है, दीनी सेक्टर है, ये राजनीतिक सेक्टर है। कोई ऑटो सेक्टर होता है, कोई बैंकिंग सेक्टर होता है, दुनिया भर के सेक्टर होते हैं, तो सबको मिलाया नहीं जाता है। ये ठीक है, जैसे दरगाह आला हज़रत से आपका एक नाता है और उसी नाते के नाते वहीं पे आपके मौलाना तौक़ीर रज़ा की भी एक जमात है, राजनीतिक जमात है। आपने उसका दामन पकड़ के क्यों नहीं आप कौम के लिए आगे बढ़े? ये क्या वजह रही कि आपने ओवैसी का दामन पकड़ा? मुझे ओवैसी साहब से खुसूसी एक तो मोहब्बत है, उनकी जो बातें हैं, और बैरिस्टर है। सबसे पहली बात तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, और मैं भी खुद वकालत से जुड़ा हुआ हूँ, हम पेशा हैं वो मेरे। जो वो कहते हैं वो मेरी बात जल्दी समझ में आ जाती है, दूसरे लोगों की जल्दी समझ में नहीं आती है। उनके काम करने का तरीका, अंदाज, बोलने का तरीका, कानूनी लड़ाई, संविधान को पढ़ने का, पढ़ाने का, समझाने का तरीका मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैंने उनका दामन पकड़ा। जैसे अभी आपने एक बात कही थी कि इस्लाम फैला राजनीति से, हाँ। तो वो से थोड़ा सा खुल के बता दिए, राजनीति से कैसे फैला? अच्छी राजनीति से, अच्छे कामों से, अच्छे कामों, दूसरों की मदद कर देना, न्याय दिलवा देना, ऐसे फैला। तो वक्त की जो सरकार, किसी कमजोर पे जुल्म ना होना, ऐसे फैला। जब इतनी जानकारी जब है कि इस्लाम फैलाया राजनीति के नाते, और ये आपने नेक कदम उठाया, तो फिर दरगाह आला हज़रत से जो आपके पास पद थे तो उन्हें क्यों ले लिया गया वापस? भाई मैं जो हूँ इस वक्त मेरे पर जिम्मेदारी काफ़ी है। मैं चाहता हूँ हर वक्त एक सी जिम्मेदारी नहीं रहती। प्रधानमंत्री के पास भी 5 साल की रहती है ना, दूसरों को ही मौका मिलना चाहिए। नहीं तो आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया, उन्होंने आपको निष्कासित किया। हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? काम तो मैं कर रहा हूँ ना बुनियादी। किस तरीके का मुझे बुनियादी कोई काम? वो नहीं है। क्यों साहब, किछा में हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह भी करवाई और 2-3 गेट भी बनवाए, और जो जितनी हो सकती है मैं कचहरी में बैठ के दिन भर करता क्या हूँ। अपने दिन भर यही आधार, जाति, ये वो जो मुसलमानों की बात समझ में नहीं आती उसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अधिकारियों को अपनी तरफ से बात रखता हूँ, या उन्हें जो भी हेल्प होती है करता हूँ मैं। जैसे भी आपने कहा कि मुसलमानों की बात समझ में नहीं आती, तो क्या सिर्फ आप मुसलमानों की राजनीति करने के लिए आए? अभी तो फिलहाल मुसलमानों के लिए और दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए आया हूँ मैं, बाकियों के लिए बहुत है। जिस तरह से आपका कहना है कि मैंने छोड़ दिया वहाँ के पदों को, दरगाह आला हज़रत से जो पद मैंने छोड़ा का, अरे वो तो घर की बात। मैं
मैं आला हजरत को कैसे छोड़ सकता हूँ भाई? आला हजरत को छोड़ने की बात नहीं, वो उनके जो ओहदेदार जो पद थे आपके पास, जैसे कि आप PTS के उपाध्यक्ष थे आपके पास, उन्हें आपने छोड़ा या उन्होंने निकाला? उसके प्रभारी रहे हैं आप। वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अब ये मीडिया का ले ले, इंटरनेट ये मीडिया है, कुछ शरीयत में ऐसी चीजें होती हैं, वो शरीयत का मरकज है वहाँ पे। अब मैं उसे उसमें मिक्स नहीं करना चाहता ना। यही हजरत हम आपसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपको अपने उन पदों से बरी किया है या आपने खुद बरी हो गए उन पदों से? दोनों का इत्तेफाक है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये मशवरा दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बेहतर मुझे लगा। यानी कि आपने त्याग पत्र नहीं दिया उन पदों? हाँ, मैंने नहीं दिया, उन्होंने आपको बाहर किया, लेकिन उसे मैंने एक्सेप्ट करा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है। वो दीनी मामला था, दीनी मामले से आपने त्याग पत्र दे दिया, राजनीति में आ गए। क्या आपको वहां से सपोर्ट मिल रहा है? देखो, सपोर्ट करने वाला तो अल्लाह है, और अब मैं दिलों का हाल तो नहीं जानता भाई, और मुझे सपोर्ट मिल रहा है इंशाल्लाह सभी, मतलब कि, और तभी सब मेरे मुसलमान भाइयों का सबका सपोर्ट मिल रहा है मुझे। एक सुन्नी मरकज बहुत बड़ा माना जाता है हिंदुस्तान का, दरगाह आला हज़रत, वहाँ का अगर किसी तरह का आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसमें तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, जो आपने नियत करके आप मैं कह रहा हूं कि सपोर्ट हमें अभी नहीं चाहिए, दरगाहों का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, ना मस्जिद का सपोर्ट चाहिए, ना कोई मौलाना हमारे लिए करे। आज हमारे लिए करेगा, कल दूसरे के लिए करेगा, इसका धंधा हो जाएगा भाई साहब। ये हम तो चाह रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें किसी दरगाह का। आप राजनीति में मुसलमानों का सपोर्ट लेंगे, धार्मिक जितनी भी जगह है वहां का नहीं लेना? मैं तो योगी से हूँ, तुम भी छोड़ दो ये भगवा, और राजनीति करनी है जैसे मैं छोड़ गया हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तुम भी छोड़ के आओ, राजनीति तब करो। योगी जी तो आपके सामने नहीं है ना? योगी जी तो नहीं है, आप तो हो मेरे सामने, बात पहुंचाऊं वहां तक। नहीं, योगी जी से आपका क्या मुकाबला? आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। धर्म की राजनीति खाली मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो भी तो टैग लगा के घूम रहे हैं पीले कपड़ों का। आप क्या जिस मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम से, उसमें कुछ पाबंदियां हैं, इसलिए हमें आपसे पूछना मजबूरी हो गई, क्योंकि और धर्मों में ये पाबंदी नहीं है। जिस मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम से, उसमें कुछ पाबंदियां हैं, और उसकी पाबंदियां पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती। तो मैं उसका कब इस्तेमाल कर रहा हूँ दरगाह मस्जिद का? वही तो जाना। मैं नहीं कर रहा हूँ इस्तेमाल भाई। आप नाराज मत होइएगा, हमने आपसे सिर्फ जाना था। आज आप मुसलमानों के लिए एक मसीहा बन के सामने आ रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हो और कितना आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? मैं तो ये चाह रहा हूँ, जो भी मुझसे खिदमत अल्लाह ताला ले ले, और लोग मुझे सपोर्ट भी दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं। अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए प्राथमिकता से क्या काम कराएंगे? जो भी बेहतर से बेहतर होगा, संविधान के दायरे में रह के ना, जो भी मुसलमान के लिए हो सकता है वो कराऊंगा। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के एक जिम्मेदार ने ये कहा था कि हरीश रावत से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी, कायम होगी। क्या ये संवैधानिक दायरे के अंदर है या बाहर है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने खुला विरोध किया था? हरीश रावत जी ने कहा था, तो उन्हीं से पूछे ना, मुझसे उनका क्यों पूछ रहे हैं? यह संविधान नहीं, आप एक वकील हैं, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि संविधान के दायरे में ये चीज आती है? अगर दायरे में आती है तो उनका अच्छा प्रपोजल था। हरीश रावत मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं वो। मैं अभी उनके बारे में इतना जानकारी नहीं है ना, मैंने ये भी सुना है। अच्छा हजरत, ये किच्छा विधानसभा है जहां पर 42,000 मुस्लिम वोट है, सितारगंज में भी अच्छी तादाद मुस्लिम वोटों की है, खटेमा जहां सबसे कम तादाद मुस्लिम वोटों की है, यही जगह आपने क्यों सेलेक्ट की चुनाव लड़ने के लिए? मुझे बेहतर लगा यहाँ से, मुझे बेहतर लगा। मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना, शोहरत पाने की वजह से? पार्टी का मेरी प्रचार होगा, जिस तरह से अब जानेंगे दूर तक आवाज जाएगी, तो यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार होगा। ये 7,000 वोट है, और ये वोट अगर आपके साथ आता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। यहाँ पे तबरुक की तरह वोट बढ़ जाता है, और मेरे आने से यहाँ पे मुस्लिमों के हौसले बुलंद हो गए, आने वाली कौम के, कि हम भी सियासत के जरिए दीन और दुनिया की खिदमत कर सकते हैं। नहीं तो अभी तक
आज़ादी के बाद से अभी तक कोई मुस्लिम लीडर यहाँ आया नहीं था। एक मतलब कि एक रोशनी, एक करंट फूटी है, तो बस मैं ये नहीं चाहता हूँ वो लोग मायूस हों। अच्छा हजरत, एक सवाल और, आप कहाँ, ये उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं? किस जगह से? सितारगंज से। सितारगंज से आप बिलोंग करते हैं। सन 2020 के अंदर रमजान के महीने में उत्तराखंड पे यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर उतारने की पाबंदी का जो ऐलान किया गया था, उस वक्त आपका कोई लाए अमल सामने नहीं आया था। उस वक्त जो है एक लखनऊ के साहब हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया, उनको चिट्ठी लिखी, उस और जो कि डीजीपी का फरमान था उसको मुख्यमंत्री ने काट करके विधिवत रूप से आज जो अजान और नमाज हो रही है, तो उस वक्त तो आपको अपना रोल अदा करना चाहिए। आपको शायद पता नहीं, उस जो है ना मुकदमे की पैरवी मैंने ही करी थी। उस मुकदमे की पैरवी मैंने ही करी थी, जो लाउड स्पीकर पे आवाज, और 1-1.5 महीना मैं परेशान रहा और पूरी पैरवी मैंने करी थी उसकी। मैं था, मुनव्वर भाई थे, मौलाना जाहिद रजा साहब थे। ये सारे लोग जो है डीजीपी तक कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री तक कोई नहीं पहुंच रहा था। पहुंच रही थी, आवाज पहुंच रही थी, और हम लोग कोशिश भी कर रहे थे। जिस तरह से अभी भाई के सवाल के जवाब में आपने कहा था कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो मुसलमानों के लिए कार्य करूंगा, तो दलित और बाकी समाज कहाँ जाते हैं? पहले मैं अपनों को देखूंगा, बाद में देखूंगा। पहले अपनों को, तो ये दोहरी राजनीति नहीं होती है राजनीति में आने के बाद? हाँ, पहले मैं अपनों को देखूंगा, फिर बाद में देखूंगा। इनके लिए बहुत है विधायक हैं, कोई तो नहीं। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनके आप विपक्ष में जाके राजनीति करेंगे? ऐसी विपक्ष में जाके मुझे तो जो दिख रहा है पहले मैं उसे हल करूंगा सामने। ओवैसी साहब का तो लगातार नारे में अपने हर भाषण में ये कहना है कि दलित को साथ लेके चल रहा हूँ। दलित को, दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, तो आपने तो मुस्लिम को कहा कि मुसलमानों के लिए काम करूंगा। मेरा पहला वीडियो भी आया था, उसमें दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भी कहा था मैंने। नहीं, अभी आपने कहा और अभी भी यही कहा, हो सकता है मेरी जबान से वो हो गया हो। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बहुत बुरे हाल है।